ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। कक्षा 8वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, संसाधन एवं विकास भाग 2, भूगोल। उसका अपन पाठ नंबर 2, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, इसके अंतर्गत अपन ने जल तक अध्ययन कर चुके हैं। जल के संरक्षण किस प्रकार करना है, इसके बारे में हमने पिछले कालांश में जानकारी प्राप्त की। आज हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव ये क्या होते हैं? विद्यालय के कुछ भैया भाई एक हस्तशिल्प का कार्यक्रम चल रहा था, उस प्रदर्शनी के अंतर्गत ये सब बालक गए। वहां अनेक पाठ के अंतर्गत इस प्रकार का भाग दे रखा है। उसके अंतर्गत छोटे छोटे बालक जब उनको देखकर अपने अध्यापिका से कहते हैं कि ये थैला बहुत अच्छा है, ये हैंडबैग बहुत अच्छा है, तो दीदी उनसे कहती है कि भाई ये थैला जूट से बना हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं और अन्य प्रदर्शनियों को देखते हैं तो एक बहन ने कहा कि ये स्पाग यानी फ्रॉक जो अपन बहनें पहनती है, उन बहन ने कहा कि ये बहुत सुंदर है। इस पार्क के अंतर्गत उस दीदी ने बताया कि यह कीट के रेशमी धागे से बनती है, जो कीटों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और कीट पेड़ों के ऊपर रहते हैं। इसी के आधार पर आगे हम जब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। उस जैवमंडल का जो भाग है वो एक सक्रिय क्षेत्र है, और उस सक्रिय क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले जैवमंडल कहलाते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। यानी एक दूसरे पर निर्भर रहती है। जिस प्रकार से रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का अपन को पेड़ों पर उत्पादन करना होता है, उस प्रकार सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। इस जीवन आधारित जो प्रक्रिया है, इसको हम पारितंत्र के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति और वन्य जीव हमारे जीवन के लिए ये संसाधन बहुत बहुमूल्य है। संसाधन के लिए किस प्रकार से हमारे बहुमूल्य हैं? हम देखते हैं कि बालक जब विद्यालय में अध्ययन करता है तो हम जिस किताब का कॉपी का उपयोग करते हैं वह भी हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। जब अन्य इमारती लकड़ियां हैं, अपन घर के फर्नीचरों के उपयोग में जो सामग्री लेते हैं वह भी हमें इनसे ही प्राप्त होती है। जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव भी इसके अंतर्गत आते हैं। हम इसको आगे बढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। प्राकृतिक वनस्पति को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 भागों में से प्राकृतिक वनस्पति के, विश्व की वनस्पति के मुख्य 4 वर्गों में इसको हम रख सकते हैं। वो 4 वर्ग इस प्रकार से है। नंबर 1, वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं। जहां पर भारी वर्षा होगी, जहां
जल की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा हमारा है घास स्थल। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष व घास उगती है, यानी सामान्य ज्यादा बरसात न होकर के कम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत प्रचुर मात्रा में घास उत्पन्न होती है और घास उत्पन्न होने के साथ साथ में छोटे छोटे वृक्ष भी वहां उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा है गुल्म। गुल्म कम यानी बड़े जिनकी जड़ें गहरी जड़ें जाती है, गुल्म के अंतर्गत बहुत से पेड़ आते हैं, उनमें जो जड़ें जमीन के अंतर्गत गहराई तक जाती है उनको हम गुल्म कहते हैं। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। ये गुल्म और कटीली झाड़ियां इसके अंतर्गत पाई जाती है। चौथा अपना बिंदु जो झाड़ियों के अंतर्गत ये पाया जाता, चौथा है टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति ये शीत ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है, जिनका तापमान सामान्य से ज्यादा हो, उन क्षेत्रों के अंतर्गत शीत ऋतु के ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, उनके अंतर्गत ये वनस्पति पाई जाती है। इसके आगे हम चलते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। प्राकृतिक वनस्पति और जीवों का हम किस प्रकार से संरक्षण करते हैं और इसका महत्व। वनस्पति और वन्य जीवों का हमारे जीवन में बहुत से अनेक से महत्व है, लेकिन हमें इसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है उसके कुछ बिंदु देखेंगे। नंबर 1, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है। इसके प्राकृतिक वनस्पति और जीवों को बचाने के लिए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों का यानी पेड़ पौधों को सुरक्षित रखे जा सके, इसके लिए राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण किया गया। वन्य जीवों को बचाने के लिए अभ्यारण्यों की व्यवस्था की गई। दूसरा बिंदु है वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। वन्य जीवों के यानी किसी प्रकार के वो जीवों को हानि नहीं पहुंचा सकते, इसके लिए इन पे प्रतिबंध है। वन्य वनस्पति तथा वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की गई। वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके आगे वन्य वनस्पति तथा वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की इनकी सुरक्षा करने के लिए अनेक संगठनों की स्थापना की गई। इसके अगला बिंदु है वनों में मानवीय गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के प्रयास किए गए। वनों के अंतर्गत किसी प्रकार के पेड़ों को नुकसान न हो, न कोई काटे, इसके प्रयास भी किए गए हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर वन एवं वन्य जीवों के प्रति जागरूकता हेतु अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो। ये हमारा पाठ नंबर 2 आज यही संपूर्ण होता है। आप सब भैया बहनों को इस पाठ को बिल्कुल ध्यान से एक बार को पढ़ना है, उसके बाद में अपन कल प्रश्न उत्तर करवाएंगे।